हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर एपिसोड नंबर 3 लेके आ गए। बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो हम लोग का सिलेबस चल रहा है, मतलब बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली। और इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबी कॉन्फ़िगरेशन। आपका सिलेबस जो है बीएससी का, उसमें 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो है सीबी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सीबी मतलब कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर वीडियो आएगा। उसके बाद कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद और भी अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन और वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स है हम लोग सारा एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सीबी कॉन्फ़िगरेशन आपके दिल में उतर जाएगा, एकदम दिल में उतार देंगे। सीबी कॉन्फ़िगरेशन आपका दिमाग में बस जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे पहले वाला जो 2 एपिसोड है, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, वो आप देख करके आए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और अगर आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी आप देखना चाहते हैं, मतलब पहले वाला जो और लेक्चर्स है जिसमें स्टेप जंक्शन, दिस डैट, बैरियर, पोटेंशियल, पीएन जंक्शन जो भी है वो आपको मिल जाएगा। उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल पे जाके ढूंढिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम उसको आपको लिंक दे देंगे। तो अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स, मेरा ये खूबसूरत हाथ से लिखा हुआ नोट्स चाहिए, तो आप लेजेंडरी फिजिक्स नवाज टेलीग्राम चैनल में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ नोट्स के बारे में पहले लिख दिए, टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेजेंडरी फिजिक्स नवाज आपको जाकर टेलीग्राम में सर्च करना है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम खूबसूरत नाम आपको वहां पर भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप इस लेक्चर का हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। रात का बज रहा है 10:30। रात तो आपका तो रात 1 बजे होता है सर। हाँ, तो रात का 10:30 बज रहा है और आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सीबी कॉन्फ़िगरेशन। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं जबरदस्त टाइप से। और आपको हेडिंग डालना है पहले सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आपको पता है 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम नाम ले लिए तीनों कॉन्फ़िगरेशन का। एक होता है सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीई मतलब कलेक्टर। आपको पता है ना कि ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर थोड़ा हम आपको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हालांकि ये वीडियो देखने से आपको ट्रांजिस्टर भी थोड़ा थोड़ा रिकैप होगा, लेकिन आज इस बात का हम गारंटी देते हैं आपको कि इस वीडियो को देख के आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा सीबी कॉन्फ़िगरेशन से या ट्रांजिस्टर भी, अगर आपको नहीं ट्रांजिस्टर अगर फील लेना है भाई, तो पीछे वाला वीडियो देख, उससे एकदम पूरा दिमाग में चमक जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एपिसोड 3 हो गया। 1 और 2 देखा होना चाहिए एकदम फील के साथ। वो थोड़ा वीडियो लंबा है वो सब, लेकिन लंबा से क्या दिक्कत है भाई, बहुत लोग देख रहा है उसको, लंबा से कोई मतलब नहीं है, फील आना चाहिए बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सीबी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो सीबी आपको पता है 2 टाइप का और कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन और एक और होता है सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर। अब ये कॉमन ये कॉमन शब्द क्या है, बाकी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने से कोई फायदा नहीं, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओ माय गॉड, इस मार्कर में इंक नहीं, अभी हम लोग इंक भी भरेगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉमन शब्द क्यों यूज़ करते हैं, हालांकि आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। एक होता है आपका एमीटर, मार्कर में इंक नहीं है, दूसरा मार्कर यूज़ करेगा हम लोग। तो एक होता है, आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बात मांग, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। और यहाँ पर जो होता है इस तरफ, यहाँ लगा होता है बेस। इधर होता है बेस, थोड़ा सा पतला होता है ये, और बेस पतला होता है, थिन होता है सबसे। और यहाँ पर होता है कलेक्टर। कलेक्टर जो होता है उसका विड्थ सबसे चौड़ा होता है। अब इसका भी रीज़न है भाई, कलेक्टर इतना बड़ा क्यों होता है। उसका रीज़न ये नहीं कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कलेक्टर में कलेक्ट होगा इसलिए कलेक्टर बड़ा है, ये रीज़न नहीं भाई। देखना है तो जाके वीडियो डिटेल में पीछे वाला देख सकता है, उसमें एकदम फील के साथ बताया गया है। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर। अब यहाँ पर 3 टर्मिनल है, 1 2 3। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, PNP और NPN। PNP और NPN, हम NPN मान के चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले तो ये इसको अनबाइस्ड कंडीशन में थोड़ा फील लेंगे इसका ट्रांजिस्टर का। फील लेने के बाद समझेंगे कि कॉमन करने का मतलब क्या है। कॉमन कहने का मतलब ये है ना कि तीनों में से किसी एक को, कॉमन का मतलब समझिए, तीनों में से किसी एक को, या तो ये टर्मिनल, या तो एमीटर को, या तो बेस को, या तो कलेक्टर को, तीनों में से किसी एक टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देना। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, ये ग्राउंडेड का सिंबल देखा है भाई, देख जैसे मान लिया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन बेस, तो बेस को हम लोग ऐसे ग्राउंड कर देंगे। अच्छा, जिसको हम लोग कॉमन करेंगे ना उसका यूज़ खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अभी नॉर्मल हम दिखा रहे हैं आपको सर्किट, ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ एक अलग से बैटरी लगाएंगे इसके लिए, ये सब करेंगे हम लोग। पहले हम बता देते हैं कि कॉमन बेस का मतलब क्या है, पहले कॉमन बेस का फील आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वोल्टेज, ग्राउंडिंग कहते हैं इसको, है ना। बहुत जगह ग्राउंडिंग भी लिखा होता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्राउंडिंग मतलब वो वोल्टेज जो ग्राउंड से हो और ये पृथ्वी से कनेक्टेड हो, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो जिसको हम लोग कॉमन करते हैं ना, जिस चीज़ को, बेस को, कलेक्टर को, एमीटर को, तीनों में से किसी को भी कॉमन करेंगे तो उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और एक और चीज़ थोड़ा फील के लिए आप अभी समझ लीजिए, जिसको हम लोग कॉमन कर देंगे, जिसको जैसे यहाँ पर बेस को हम लोग कॉमन कर दिए, मतलब कि ग्राउंडेड कर दिए, नेक्स्ट जो आएगा उसमें कॉमन एमीटर आएगा, उसमें एमीटर को कॉमन कर देंगे, फिर कलेक्टर को, एंड सो ऑन। तो एमीटर वाला सबसे मजेदार है। तो अगर हम लोग जिसको कॉमन कर देते हैं उसका ज्यादा रोल सर्किट में नहीं रहता है, जिसको हम लोग कॉमन कर देते हैं उसका ज्यादा रोल सर्किट में नहीं रहता है। मतलब अभी हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो एमीटर और कलेक्टर के बिहाफ में करेंगे। ओ माय गॉड सर, अंग्रेजी। एमीटर और कलेक्टर के बिहाफ में, मतलब एमीटर और कलेक्टर को पकड़ के ही सारा डिस्कशन करेंगे। बेस तो ऐसे भी बेस का कोई इज्जत है नहीं, बेस तो वैसे ही बहुत पतला सा होता है, पतला सा पहले से ही होता है, उस ऊपर से इसको ग्राउंड कर दो तो भाई साहब इसका तो इज्जत ही नहीं बचा। ऐसे भी इसमें कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं होता इसका सर्किट में, सिर्फ ये दोनों को बीच में से जोड़ के रखता है। हाँ ठीक, लेकिन अगर ये नहीं रहा तब भी दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए बेस भी जरूरी है भाई। ठीक, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, है ना। कॉमन करने का मतलब है कि ग्राउंड कर देना, मतलब ये कॉमन करने का। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग इसको मार्किंग इसमें कर लेते हैं। मार्किंग कहने का मतलब कि ये वाला जो है, अभी तो इसको हम लोग बाइसिंग नहीं किया, अभी तो ये आपको बस हम समझा रहे थे कि भाई कॉमन करते वक्त ऐसा कुछ कुछ करेंगे। कॉमन का मतलब आ गया ना समझ में। कॉमन का मतलब कि एक ठोक तीनों में से, कलेक्टर, बेस, एमीटर, तीनों में से किसी को पकड़ो और ग्राउंड कर दो। अभी हम लोग इसको अनबाइस्ड कंडीशन में ले रहे हैं। अनबाइस्ड का मतलब सर, अनबाइस्ड मतलब अभी हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ ट्रांजिस्टर का फील लेना चाहते हैं। आइए फील लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि लेयर्स दिखाएंगे। ये एक लेयर दिख रहा होगा आपको, एक लेयर दिख रहा होगा ये वाला, ये लेयर दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है सर। तो यहां पर इसमें ये एन टाइप है। तो एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्जेस कौन होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में, भूल गया भाई पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ के। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज होगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं मेजॉरिटी में। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसा दिखेगा ये। और यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन रहेगा? एक दो ठो होल रहेगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा? नेगेटिविटी। और आपको पता है कि जो एमीटर है उसका सबसे ज़्यादा डोपिंग मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें मेजॉरिटी चार्जेस रहेगा। कलेक्टर में भी रहेगा नेगेटिवली, क्योंकि ये एन टाइप है, ये भी, इसको भी एन लिए। बहुत लोग इसको पी एन पी भी लेके पढ़ाता है, कोई भी रहेगा, चाहे एनपीएन रहे चाहे पीएनपी रहे, दोनों से ही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। कैमरा में सब बढ़िया दिख रहा है, एकदम चमकदार, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो रहेगा, हाँ यहाँ पर कुछ होल्स भी रहेगा, ऐसा नहीं भाई। और देख भाई यहाँ पर ना माइनस बहुत ज़्यादा हम दिखाए हैं। इसका मतलब ये है कि एमीटर जो रहता है उसमें ज़्यादा डोपिंग रहता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है करंट को फ्लो करवाने के लिए, इसलिए एमीटर जो रहता है वो हाईली डोप्ड रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट इधर देखना है, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस मतलब होल्स रहेगा मेजॉरिटी में, प्लस ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग, होल्स रहेगा यहाँ पर मेजॉरिटी में, और थोड़ा बहुत माइनस भी रहेगा, एक दो गिन के माइनस रहेगा और थोड़ा बहुत माइनस भी रहेगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस बहुत नहीं रहेगा उतना, होल्स भी रहेगा और माइनस उतना नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा माइनस रहेगा। सर बढ़िया दिख रहा है तो, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना भाई, ये जो तेरे को दिख रहा है ये डिप्लीशन लेयर है, क्योंकि अभी ये अनबाइज्ड, ये किस कंडीशन में? अनबाइज्ड। आप लोग यहाँ लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, दिस इज अनबाइज्ड कंडीशन। सर अनबाइज्ड कंडीशन का मतलब? अरे अनबाइज्ड का मतलब होता है कि अभी इसमें हम लोग कोई भी बैटरी या ये सब का कनेक्शन नहीं दिए हैं, अभी बस ऐसा ही है, ऐसे नल्ला अभी है, कुछ बैटरी का कनेक्शन कुछ नहीं दिए हैं अभी। कहाँ कोई कनेक्शन बैटरी कहाँ लगाया अभी हम लोग? एक्सटर्नली कुछ नहीं किए हैं अभी। मतलब ये स्टेबल स्टेट में, स्टेबल स्टेट मतलब कि अभी कोई वैसा खास करंट वरेंट भी फ्लो नहीं कर रहा है अभी, दिस इज स्टेबल कंडीशन। सर मतलब अनबाइज्ड में स्टेबल होगा? हम ऐसा नहीं, हम हाँ अनबाइज्ड में स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब कोई भी वैसा चार्जेस का फ्लो या ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब अभी कुछ भी चार्ज का फ्लो या दिस दैट जो भी है वो सब नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अभी लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? ये तो बेस हम लिखे हैं ना, दिस इज व्हाट? बेस, बी। हाँ, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब रिप्रेजेंट कर देते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो होगा वो प्लस चार्जेस होगा, प्लस 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 प्लस, ये प्लस दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप, यहाँ पर माइनस का लेयर रहेगा, माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना भाई, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है जिसको हम लोग बैरियर फील्ड भी बोलते हैं, यहाँ पर क्या है? बैरियर फील्ड। तो ये बैरियर फील्ड जो होगा, ये बैरियर फील्ड अगर इधर से होल्स इस तरफ जाना चाहेगा तो होल्स को जाने नहीं देगा, क्योंकि होल्स अगर होल्स को जाने, हाँ होल्स को जाने देगा मतलब ये, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा नेगेटिव चार्ज उसको ये अलाउ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उल्टा बना दिया क्या हम? हाँ उल्टा बना दिया, इसलिए उल्टा उल्टा रिजल्ट दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर आप उल्टा बना दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उधर प्लस का लेयर बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा ना, प्लस से माइनस। सॉरी गाइज
सॉरी गाइज, अभी ये जो इलेक्ट्रिक बैरियर फील्ड बना है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस है, अगर वो इस तरफ जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नहीं जाने देगा, लेकिन ये जो होल्स है उसको वो जाने देगा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो नेगेटिव 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 चार्जेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाने देगा। रीजन समझ में आ रहा है? बता देते। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा ना, इसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा, जिसको बैरियर फील्ड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो माइनस जो चार्ज है, माइनस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव इस तरफ जाना चाह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परमिट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी जो एन साइड है उसमें प्लस लेयर डेवलप होगा, पॉजिटिव लेयर। अब ये सब कैसे होता है, ये सब के लिए बेसिक देख ले भाई जाके। हाँ सर, डायग्राम बहुत छोटा है सर, अरे क्या करे भाई, अब बन ही गया तो बन ही गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसे होगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा ना 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 ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैरियर वाला, इसमें बैरियर फील्ड ऐसे है, और ये बैरियर फील्ड, इलेक्ट्रिक बैरियर फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या बैरियर पोटेंशियल जो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देगा, लेकिन ये जो होल्स है उसको जाने देगा, और होल्स वहां जाके क्या ही करेगा, होल्स तो बहुत कम है। तो मतलब अब ये बढ़िया कंडीशन बना हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज फ्लो कर सकता है। सर माइनॉरिटी चार्ज फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे लगा हुआ है, ये वाला फील्ड अगर हम बात करें तो ये ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो होल्स है उसको उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैक करता है, अपने डायरेक्शन में होल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैक करता है। और यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये जो खूबसूरत होल्स दिख रहा है, इसको अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रैग करेगा, और थोड़ा बहुत माइनॉरिटी करंट बनेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी करंट को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ सही बात है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बारे में बात हम लोग सारा लिखते हैं कि अभी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मतलब कि अनबायस्ड कंडीशन में है ना, लिटिल बिट माइनॉरिटी चार्जेस कैन मूव, लेकिन कोई करंट नहीं बनेगा एज सच, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्किट ऐसा हम लोग एज सच नहीं बनाए हैं। तो लिटिल बिट माइनॉरिटी चार्जेस मूव, सर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। लिटिल बिट माइनॉरिटी चार्ज मूव, माइनॉरिटी चार्ज मूव, थोड़ा बहुत माइनॉरिटी चार्ज चलेगा। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे और हम लोग बढ़िया यहाँ पर अब सेटअप लगाएंगे। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, है ना, जल्दी से बनाना है भाई, ठीक है, बढ़िया, जल्दी बना जल्दी बना। लिख लिया होगा भाई, चल भाई मिटाते हैं हम इसको। टिंग चिंग 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 टिंग चिंग। अभी हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग और बड़ा बनाएंगे। सर और बड़ा मतलब और अंडरस्टैंडेबल। अब इसको हम लोग बाइस्ड कर देंगे। बाइस्ड करने के लिए ये जो एमीटर वाला प्लेट है, ये एमीटर प्लेट, इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि थोड़ा बढ़िया बार बार समझ में आते रहे। हाँ ठीक है सर, यहाँ पर बनाते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं, आइए यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझते हैं इसको, यहीं पर बनाते हैं, फिर मिटा देंगे उसको। यही था डायग्राम, ठीक है। अभी हम लोग उसको बाइसिंग करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इधर दिख रहा होगा ना, दिखना तो चाहिए, यूँ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे हम लोग। ये बैटरी जो है इसको हम लोग, ये नेगेटिव टाइप है, हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, ये जो एमीटर वाला पार्ट है, एमीटर वाला पार्ट, इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग एमीटर को जिस बैटरी से कनेक्शन देंगे, एमीटर को हम लोग जिस बैटरी से कनेक्शन देंगे, जिस बैटरी से एमीटर को कनेक्शन देंगे वो नेगेटिव टाइप वाला बैटरी होगा, ठीक है। और ये आपका इधर रहेगा एमीटर, ठीक है, दिस वन इज एमीटर, एमीटर। और यहाँ पर पी हो गया, और कलेक्टर का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। थोड़ा इसको चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। कलेक्टर चौड़ा रहता है भाई, ऐसा नहीं कि चौड़ा नहीं रहता है, लेकिन इतना भी चौड़ा नहीं रहता है, इतना भी चौड़ा नहीं होता है। हाँ ठीक है, अभी बढ़िया है, ठीक है। ये कलेक्टर बहुत बढ़िया, आपको थोड़ा फील हो बढ़िया से, इसलिए अब देखिए ये जो कॉमन, यहाँ तो कॉमन हो जाएगा ना, ये तो कॉमन है। अब यहाँ पर ये मत पूछेगा सर बेस किस में है, बेस आपको रिवर्स में भी दिखेगा, फॉरवर्ड में भी दिखेगा, बट बेस कॉमन है, वही तो हम कह रहे हैं, ये कॉमन है। कॉमन मतलब कि ये अभी लग रहा है कि ये बेस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बेस खुद क्या है, पी टाइप, यहाँ पर एन और ये एन, NPN हम लेके चले, ठीक है। इसको भी एक, इसमें भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा, ई, और यहाँ पर एक बैटरी रहेगा। अब ये नेगेटिव टाइप है, और हम चाहते हैं कि जो कलेक्टर वाला साइड है, उसका रिवर्स बाइसिंग करना। तो रिवर्स बाइसिंग करने के लिए नेगेटिव को हमको जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव से, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक बैटरी थोड़ा खतरनाक लगाएंगे, ठीक है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से देखिएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव को देखने से लग रहा है कि ये जो बेस है ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो रिवर्स बाइसिंग में लग रहा है बेस। उसका हम जवाब दे रहे हैं कि क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस, क्यों नाम है इसका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, नाम का रीजन बता रहे हैं आपको। अच्छा, तो ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव से जुड़ा है,
ठीक है। तो लग रहा है कि जो बेस है वो रिवर्स बाइसिंग में है। यहाँ ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जा करके किस में जुड़ा है, पी टाइप में। तो इसको देखने से लग रहा है कि आपका जो बेस है वो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो इसलिए बेस कॉमन है दोनों में, इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगला जो आएगा वो आएगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें जो कॉमन चीज़ रहेगा वो कॉमन वाला चीज़ का मतलब कोई इज्जत ही नहीं बचता है भाई, इसका कन्फर्म ही नहीं है, इसका दूध भात। हाँ दूध भात सर, अच्छा समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि जो एमीटर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है और जो कलेक्टर है वो रिवर्स बाइसिंग में है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है एकदम, ठीक है, ओके, उसका टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक। और ये बेस है, बेस है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें करंट का फ्लो कैसे बनता है। करंट का फ्लो समझते हैं। इसमें करंट का फ्लो को समझने के बाद ये लेयर कैसे खत्म होता है, इसमें भी लेयर है, इसमें भी लेयर है। अब देखना भाई होगा क्या कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये इधर से जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्जेस उसको पुल करेगा, और ये नेगेटिव चार्जेस को पुल करेगा। तो यहाँ पर ये जो लेयर है, ये जो तेरे को लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, नेगेटिव चार्ज ये वोल्टेज बहुत हाई रहता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज वी लिख लेते हैं इसको ऐसे, तो हम लोग इसको फिर नाम भी देंगे। वोल्टेज जो है ये बेस बैटरी इसलिए क्योंकि ये इससे कनेक्टेड होता है, बेस से कनेक्टेड होता है। इसको हम लोग वीसीसी भी बोलते हैं, है ना, कलेक्टर के अक्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है ना, इसलिए कलेक्टर का बैटरी। वीसीसी बहुत लोग पूछा सीसी क्यों लिखा हुआ है, कलेक्टर, कुछ नहीं, सीसी का मतलब कलेक्टर और कुछ नहीं। सीसी हम लोग अपने ऐसे बेस बैटरी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कलेक्टर क्या होगा, सी और एक और, तो इसका मतलब कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही वीसीसी का मतलब, टेंशन नहीं लेने का, कलेक्टर है, सीसी दोनों का मतलब कलेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो नेगेटिव वाला चीज़ है, ये इन नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल, और ये हाईली रिपेल करेगा क्योंकि ये जो हम वोल्टेज लगाए हैं ना बेस बैटरी वाला, ये बहुत हाई वोल्टेज है, तो इसको हाई रिपल्शन देगा और ये सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहेगा। और ये जो लेयर चौड़ा बना हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन के कारण ये लेयर, जंक्शन लेयर पतला होना स्टार्ट होगा, और ये लेयर पतला होते 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 ठप हो जाएगा। तो मतलब कि ये लेयर है जो डिप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। और जैसे ही ये लेयर गायब हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर का जो नेगेटिव चार्जेस है, वैसे ही यहाँ पर जो एमीटर में जो मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्जेस है, वो कूद करके किधर जाना चाहेगा, जो नेगेटिव चार्जेस है मेजॉरिटी में, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्जेस है, उसमें कोई लेयर ही नहीं बचा। लेयर क्यों नहीं बचा, क्योंकि जो एमीटर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और फॉरवर्ड बाइसिंग का नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये इस लेयर को रगड़ते रगड़ते लेयर को, जंक्शन लेयर को खत्म कर दिया। अब डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली वैनिश हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज था इस पर रिपल्शन आया, होल्स भी होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि होल्स नहीं है। तो हुआ क्या कि ये लेयर गायब हो गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस जा सकता है, और यहाँ पर जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो होल्स होता है मेजॉरिटी में, वो भी मूव कर सकता है। तो होल्स जो है वो इस तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ। तो होल्स इस तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया, नेगेटिव चार्ज इस तरफ। तो नेगेटिव चार्ज माने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो करंट किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब समझना भाई, कॉन्सेप्ट समझना, देख भाई ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, हाँ कुछ ऐसा फ्लो बनता है, हम क्लियर कट एकदम बना भी देते। ले अब इससे बढ़िया और क्या बता दे हम, देख नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब तू समझ के चल कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज माने कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है, मतलब यहां से कूद के इस तरफ जा रहा है, क्योंकि जंक्शन लेयर गायब हो गया। अच्छा, ये वाले लेयर का क्या हुआ उसका भी हम बताएंगे। ये जो लेयर है ये गायब हो गया, तो नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, यानी एमीटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ एमिट हो रहा है, तो उसके वजह से करंट बनेगा ऐसे, करंट ड्यू टू एमीटर। तो करंट ड्यू टू एमीटर यहां दिखाई देगा। सर करंट ड्यू टू एमीटर यहां क्यों होता है, अरे भैया क्योंकि जो एमीटर का इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो एमीटर का करंट ऐसे बनेगा। और इधर भी क्या होगा, करंट ऑफ एमीटर, करंट ऑफ एमीटर। देख करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां, हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। देख हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल, मतलब यहां पर एक करंट फ्लो करने लगा, और क्योंकि यहां पर एमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इसलिए ये जो करंट फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एमीटर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ठीक है सर। तो ये करंट जाएगा, और ये करंट यहां पहुंचने के बाद फिर देखना अभी आगे हम लोग समझते हैं क्या होता है। आगे यहाँ पर ये होगा ना सिनेरियो कि ये जो करंट है मीटर वाला, ये दो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा चल जाएगा बेस की तरफ और आधा चल जाएगा कलेक्टर की तरफ। अब बोलेगा सर कलेक्टर का भी करंट बनता है, हाँ बनता है, कलेक्टर का भी समझाते हैं। कलेक्टर तो सर रिवर्स बाइसिंग में बताते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये किसमें हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग नोट्स में मिल जाएगा, ये सब लिखा हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग। सर तो हम मतलब नहीं लिखे, अरे लिखना है भिखारी लिख, रिवर्स बाइसिंग। सर हम भिखारी नहीं है सर। हाँ तो बहुत अच्छा है भाई, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा सर ठीक सर, सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब का बोले, सब्सक्राइब कर देना, ठीक। अब यहाँ पर ये रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अभी
यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, अब देख भाई रिवर्स बाइसिंग में ये कैसे है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव, अच्छा इसका लेयर खत्म नहीं हुआ है, 1 मिनट, इसका लेयर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो लेयर दिख रहा होगा ना, ये वाला लेयर, ये होता क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल लगाए हैं और यहाँ पर ये जो ये है ये नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाईली पॉजिटिव है, हालांकि यहाँ पर बैटरी भी बहुत बड़ा दिख रहा है, खतरनाक मजबूत बैटरी दिख रहा है, ज़्यादा इसमें शेल्स है, इसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला सारा किधर जाना चलेगा, इस तरफ जाने लगेगा। क्यों इस तरफ जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो ये जो लेयर है ना ये और चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लेयर है, ये जो लेयर यहाँ पर बना हुआ था जंक्शन लेयर, ये और फैलना स्टार्ट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, अपना इंटरेस्ट कम कर ले रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये लेयर और चौड़ा होना स्टार्ट होगा। और होगा क्या ना कि यहाँ पर ये लेयर इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये लेयर जब बहुत चौड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको हम पहले मिटा देते हैं साफ साफ, और यहाँ दिखा देते हैं कि करंट भैया ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा, बढ़िया बेस ऑफ करंट है। और यहाँ पर बाकी सब ठीक है, ये बेस में जा रहा है करंट, ठीक है, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि ये लेयर चौड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये लेयर चौड़ा जो होते जा रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे होगा और यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर ये जो बैरियर फील्ड है, बैरियर फील्ड ये और स्ट्रांग होगा क्योंकि ये लेयर चौड़ा हो रहा है। ये लेयर चौड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग बनेगा और बढ़िया यहाँ पर इसका टचअप मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा ना कि ये होल्स को इधर खींचने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो होल्स को इस तरफ ड्रैग करने लगेगा। तो ये जो होल्स का ड्रैगिंग है ना, उसके वजह से यहाँ पर जो करंट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर करंट। तो तू देख, कलेक्टर करंट ऐसे जाएगा भाई, जो होल्स होता है वो ऐसे जा रहा है। क्यों ऐसे जा रहा है होल्स, क्योंकि होल्स माइनॉरिटी है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ है, क्योंकि ये लेयर और चौड़ा हो गया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, होल्स को इस तरफ भेजना स्टार्ट करेगा। तो ये माइनॉरिटी वाला जो होल्स है वो इस तरफ जाना स्टार्ट करेगा। माइनॉरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन टाइप है। तो ये होल्स इस तरफ अगर जा रहा है तो मतलब करंट ड्यू टू कलेक्टर बनेगा। और देख, यहाँ से करंट ऑफ बेस आ रहा है, यहाँ से करंट ऑफ कलेक्टर आ रहा है। तो कलेक्टर का करंट इधर से आ रहा है, बेस का करंट यहाँ से आ रहा है, दोनों मिलकर किसका करंट देगा, एमीटर का। तो या तो ये तो समझ ले, या तो ये तू समझ ले कि जो, या तो उल्टा समझ ले इसका कि जो एमीटर है उससे करंट निकला और वो बेस और कलेक्टर में डिवाइड हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्लियर कट हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग बाइसिंग करते हैं, ए भाई अभी हम सब लिखवाएंगे, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट किसका बात कर रहे हैं, अब बायस्ड कंडीशन का बात कर रहे हैं, बायस्ड कंडीशन। तो बायस्ड कंडीशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ करंट होता है ना, इक्वेशन ऑफ करंट आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, मतलब करंट ड्यू टू बेस और करंट ड्यू टू एमीटर, करंट ड्यू टू बेस और कलेक्टर दोनों का जुड़ के जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं करंट ड्यू टू एमीटर। इसी को बोलते हैं करंट इक्वेशन। और ये सबके लिए वैलिड होगा, है ना, सी बी आ जाए कॉन्फ़िगरेशन, चाहे सी सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या फिर सी, 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। एक कलेक्टर बेस, कलेक्टर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, 3 कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो उन तीनों के लिए ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होगा कि जो एमीटर है वो बेस और कलेक्टर का करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी इस केस में ये जो कलेक्टर वाला करंट है ना बहुत छोटा हो जाएगा, बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है, करंट का इक्वेशन। आगे वापस आते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम कह रहे थे हाँ कि यहाँ पर ना इस तरफ जो है, इस तरफ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो नेगेटिव है इसको पुल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन से ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कलेक्टर करंट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा बहुत जाता है और ये जो होल्स है ये थोड़ा बहुत इस तरफ मूव करता है। तो ये जो होल्स है वो इस तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है। और देख करंट हायर टर्मिनल से, समझ कॉन्सेप्ट समझ भाई, देख ये होल्स इस तरफ जा रहा है ना, और ये होल्स किसका है, कलेक्टर का होल्स है, कलेक्टर का माइनॉरिटी चार्जेस है। तो ये होल्स इस तरफ जा रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ ड्रैग हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मतलब होल्स इस तरफ जा रहा है तो ये होल वाला ही करंट होगा आईसी। भाई जिस तरफ होल होता है, होल जिस डायरेक्शन, होल इज पॉजिटिव चार्ज, तो जिस तरफ होल होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा दिशा में चलता है। तो देख इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज ये इस तरफ ड्रैग हो रहा है इस प्लस की वजह से, और यहाँ पर करंट ऐसे बन रहा है। तो ये जो हम करंट दिखा रहे हैं ना आईसी, इसको बोलेंगे करंट ड्यू टू कलेक्टर। और तेरे को दिख रहा होगा वो बात भी कि जो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करता है, देख करंट हायर से कहाँ फ्लो कर रहा है, लोअर की तरफ, कलेक्टर वाला। लेकिन इस तरफ जो सर्किट है वो रिवर्स बाइसिंग में, रीजन क्लियर है उसका, रिवर्स बाइसिंग का, और इधर फॉरवर्ड बाइसिंग में। सारा बात आ गया समझ में। तो यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब तो एक चीज देखना भाई कि ये लोग सब इंटर रिलेटेड कैसे है आपस में। जब ये कलेक्टर वाला करंट इधर आएगा और बेस वाला इधर आएगा तब मिलकर ये एमीटर का करंट देगा। तो कोई भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, सारा यहाँ पर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये डायग्राम तू फटाक से बना ले भाई। फिर हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मेन मुद्दे पे मतलब कि अब हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ही डायग्राम हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ इसको। अच्छा, इसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं ये सब सारा रीजन हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर देख भाई लेयर गायब हो गया,
ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस था, यहाँ का जो रुकावट था वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया, इसलिए ट्रांजिस्टर। यहाँ पर का जो लेयर था ना वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर का लेयर चौड़ा हो गया, और तो इसलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर का जो रुकावट वाला रेजिस्टेंस था वो इस तरफ चला गया। तो ये सब डिटेल में वीडियो में पहले हम बात कर चुके हैं। तो बायस्ड कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एमीटर इज इन फॉरवर्ड, एमीटर इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है, एमीटर इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर इज इन, कलेक्टर किस में, रिवर्स बाइसिंग, कलेक्टर इज इन रिवर्स बाइसिंग। कलेक्टर जो है भैया वो रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है, कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग में है और एमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और बेस तो खैर दोनों में कॉमन है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो माइनॉरिटी चार्जेस है ना, करंट इन कलेक्टर, कलेक्टर में जो करंट है, करंट इन कलेक्टर इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। होल्स की वजह से, होल्स माने माइनॉरिटी चार्जेस, ये जो होल्स है वो इस तरफ मोशन कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसको होल्स को कौन मूव करवा रहा है, ईबी, बैरियर फील्ड। बैरियर फील्ड वो जो है ना वही होल्स को मूव करवा रहा है, ठीक है। चलो हम ऊपर और कुछ पॉइंट है इसी के बारे, ठीक है, इसी के बारे और कुछ पॉइंट है बाइस्ड वाले के बारे, या अनबाइस्ड वाला तो क्लियर हो गया ना एकदम, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा तेरा ये है बाइस्ड वाला, उसी के बारे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी हम लिखवाते हैं। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम सर पटक लो। आगे तो नेक्स्ट है इसके बाद, मतलब इसी के बाद है ना, यहाँ पर जो ईबी है मतलब बैरियर फील्ड, वही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर बनाने के लिए करंट, है ना। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, यहाँ पर जो, अच्छा ये जो ये है बेस का होल्स यहाँ क्या कर रहा है, मतलब बेस का होल्स के साथ क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर तेरे को एक बात पता होना चाहिए कि जो एमीटर है उसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है और होल्स इस तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उस बात को कि द जंक्शन across the emitter and base is vanished। एमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है वो खत्म हो चुका है, वैनिश हो चुका है ना। सो दी करंट इन एमीटर, एमीटर में जो करंट दिख रहा है, करंट इन एमीटर, मार्कर नहीं चल रहा है, करंट इन एमीटर, इसी को लिखते हैं। सो इन करंट इन एमीटर इज ड्यू टू, करंट जो भी एमीटर में हम लोग को दिख रहा है ये वाला करंट, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो चीज़ याद रखना मुश्किल है, इसलिए एक ही चीज़ याद रखना, वो क्या है हम बता रहे हैं। वो ये है कि एमीटर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है ना, एमीटर का जो नेगेटिव चार्ज है वो कूद के इस तरफ जा रहा है, और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का होल्स है, मतलब बेस का जो होल्स है वो इस तरफ जा रहा होगा। हम बताए ना ये सब, देख नेगेटिव चार्ज इसका इस तरफ जा रहा है और इसका होल्स इस तरफ जा रहा है, होल्स इस तरफ जा रहा है, तब ना हम यहाँ पर दिखाए हैं कि बेस और कलेक्टर का करंट दोनों ऐड होगा, तब यहाँ एमीटर का करंट आएगा। तो मेजॉरिटी चार्ज यहाँ पर किसका किसका है, बेस और एमीटर दोनों का, बेस और एमीटर दोनों का मेजॉरिटी चार्ज फ्लो कर रहा है। बेस देख यहाँ पर बेस का ये होल्स क्या है, व्हाट आर होल्स, होल्स जो है वो बेस में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज, और ये होल्स इस तरफ जा रहा होगा तब ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्यूज कर रहा होगा। या तो ऐसा समझ ले भाई, एक्चुअल में तो होल्स जहाँ है वहीं रहता है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कूदता है, बस ये इलेक्ट्रॉन से अपना जगह छोड़ के यहाँ इधर पहुँच जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ से उठ के जब यहाँ आएगा तो एक होल बना लेगा और यहाँ पर नेगेटिविटी आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा हमको कि यहाँ पर होल्स पहुँच गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। बात कुल मिला के वही है कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हटेगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हटेगा, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ होल बन जाएगा। तो हमको ऐसा लगा कि होल उधर चल गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, बट एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा है, ये तो पता होगा पहले से। तो ये सारा बात हो गया अभी इसका बाइसिंग के बारे कि बाइसिंग कैसे करते हैं, मतलब कॉमन बेस में। अब कॉमन बेस का हम लोग एक बढ़िया सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसी सर्किट डायग्राम से रिलेटेड दो ग्राफ होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें कि इस तरफ वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट का जो पार्ट है इधर वाला, इसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलेंगे, इनपुट। दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट। इनपुट मतलब यहीं से करंट आ रहा है, और ये वाला जो सर्किट है जो कि रिवर्स बाइसिंग में इस तरफ वाला मतलब कलेक्टर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट।
यहीं पर आउटपुट करंट हम लोग को मिलेगा। तो ये इनपुट हुआ और इधर वाला आउटपुट हुआ। तो इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनेगा वो इसके लिए बनेगा, मतलब कि बीई के लिए, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कलेक्टर के लिए। कलेक्टर मतलब वही कलेक्टर के लिए आउटपुट, और इनपुट एमीटर के लिए, क्योंकि बेस तो बताए ना कि कॉमन हो गया तो बेस का कोई खास काम नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, ये तो एनालिसिस हुआ इसका, मतलब डायग्राम कैसा होता है ऐसे समझने लायक। अब इसका सर्किट डायग्राम जो आपको असली में एग्जाम में बनाना है, ये भी बनाना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप नहीं बना सकते, ये भी बना सकते हैं, इसमें भी मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। भाई ये लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन सर्किट डायग्राम पे। इसको हम अभी रहने दे रहे हैं, है ना, क्योंकि सर्किट डायग्राम से थोड़ा हम कंपेयर करके हम चाहते हैं कि इसको हम समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं जो इसका असली सर्किट डायग्राम है, असली सर्किट डायग्राम नहीं मतलब सर्किट डायग्राम है इसका, ठीक है, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसी सर्किट डायग्राम से हम लोग सारा मेन कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम ऑब्वियसली किसका हम बात कर रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ही ऑब्वियसली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ये आउटपुट हम इधर लिखे थे, इसको मिटा देते हैं अभी हम, ठीक है। मानने की बात करे तेरे यार ते औकात बार रे, इसे से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखना भाई ध्यान से, ठीक है, कुछ याद आया सर? याद आ गया सर। मानने की बात करे तेरे यार ते यहाँ पर रहेगा बटरिया, ठीक है। यही सब देख, यहाँ पर माइनस था प्लस था तो वही कनेक्शन दिया है यहाँ पर। और ये कॉमन बेस, तो ये बेस को कॉमन कर दिया, ठीक है, ग्राउंड कर देंगे बेस को। ये देख बेस ग्राउंड हो गया, उई 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 उई, बेस इज ग्राउंडेड, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। अब इस तरफ से तेरा इनपुट आएगा, ठीक है, तो इस तरफ इनपुट के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, दिस इज इनपुट पार्ट। इधर से आएगा इनपुट, क्योंकि इधर इनपुट सर्किट बना रहे हैं हम, इस तरफ इनपुट, ठीक है, उस तरफ क्या मिलेगा, आउटपुट। और ये तेरा एनपीएन होता है, एनपीएन मतलब जिससे करंट निकलता है, निकलेगा ना यहाँ से करंट, ठीक है। एनपीएन पीएनपी रहता, तो यहाँ पर उसको ऐसे दिखाते हैं, एनपीएन है तो एमीटर साइड जो है उस तरफ एरो ऐसे बाहर निकलते हुए दिखाएंगे, सब बताया हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद फिर ये ऐसे कनेक्शन जाएगा, और यहाँ पर ना एक एमीटर भी लगाते हैं हम लोग रीडिंग लेने के लिए, एमीटर, यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं, एमीटर रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। और इस तरफ जो करंट आएगा, जो भी करंट हमको फ्लो करते हुए दिखेगा वो किसका होगा, एमीटर का होगा। 1 मिनट, उल्टा बना दिया भाई, उल्टा बना दी, एमीटर का करंट होगा, करंट ऑफ एमीटर, देख रहे हैं, ठीक, प्लस से करंट फ्लो करता है और ऐसे जाता है, करंट ऑफ एमीटर, ठीक है। यहाँ पर करंट किसका होगा, बेस का करंट, ठीक। और यहाँ कॉमन बेस, देख कॉमन कर दिए बेस को, कुछ कहाँ किया, ये बेस है, दिस इज बेस, दिस इज व्हाट, एमीटर, और ये क्या है, कलेक्टर एन था, देख कलेक्टर एन है, बेस, तो ये बेस देख, ये बेस को पी लिए थे तो पी लिखे हैं, और ये एन बस सर्किट सिंबल बनाया हुआ, और कुछ बहुत भारी थोड़ी है। हाँ सर, ठीक है सर। ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के साथ जैसे यहाँ पर ढेर सारा बैटरी लगाए हैं, ढेर सारा नहीं मतलब कि सेल्स लगाए हैं बहुत सारा, तो इसको भी ऐसे ही कनेक्शन दे देंगे, और क्या, कुछ बहुत भारी थोड़ी करने वाले। अच्छा सर, ठीक है सर। और यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ देंगे, पुई हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से हम लोग देंगे आउटपुट, दिस इज नथिंग बट आउटपुट के लिए है ये, आउटपुट बाहर निकल आउटपुट, है ना। और ये होगा VCC, है ना, VCC मने कलेक्टर का वोल्टेज, और यहाँ क्या रहेगा, VBB मतलब बेस बैटरी, बेस के लिए होगा ये वाला, है ना, बेस की तरफ है ना ये वाला। अब एक चीज़ और ध्यान से कि इस तरफ जो ना एक वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं, और टेढ़ा हो गया क्या, नहीं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक ये लगाते हैं, सर्किट ऐसे टेढ़ा बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे समझने लायक है। तो यहाँ पर ना इस तरफ हम लोग समझने लायक है, बहुत खूबसूरत बना है। अच्छा सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, इधर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ताकि रीडिंग ले सके। अच्छा, और ये वोल्ट मीटर किसके लिए लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताएगा वो इधर देख, एमीटर है, और ये क्या है, बेस, एमीटर और बेस। तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है ये किसके लिए लगा हुआ है, वोल्ट मीटर फॉर एमीटर बेस के लिए, ठीक है। ये वोल्ट मीटर किसके लिए, एमीटर और बेस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ये मेजर करेगा। और ये क्या लगा है, एमीटर, ये एमीटर लगा हुआ है, कितना करंट है, IE एमीटर करंट कितना है उसको मेजर करके बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एमीटर हम लोग लगाते हैं, ये एमीटर बताएगा कलेक्टर का करंट कितना है, कलेक्टर का करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस टर्मिनल से, ऐसे देख, ये कलेक्टर का करंट है ना,
और ये कलेक्टर का करंट ऐसे, ठीक है, और ऐसे जाएगा, देखिए इधर से बेस का आएगा, दोनों जुड़ेगा, वहीं यहाँ से दे देगा, देख कलेक्टर ऐसे आया, बेस ऐसे आया, दोनों जुड़ के एमीटर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कट। और यहाँ पर ये जो रहता है ना, इसे सुइयाँ रहता है ना, एमीटर, जो कलेक्टर का करंट को मेजर करके बताता है। ये हालांकि इसको भी मिली एम्पियर में, इसको भी मिली, दोनों को मिली एम्पियर में नापते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, ये जो वीबीबी है ना, मतलब बेस बैटरी, इसमें ना रियोस्टैट लगाते हैं। रियोस्टैट तेरे को पता होगा क्या होता है। रियोस्टैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। रियोस्टैट जो होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके हेल्प से हम लोग ये वोल्टेज को चेंज करते हैं, और इस वोल्टेज को चेंज करने से ये जो करंट है उसका वैल्यू भी चेंज करता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एक रियोस्टैट लगा देते हैं। यहाँ भी एक रियोस्टैट लगा देते हैं, ये एरो होता है, सिंबल होता है, सर्किट सिंबल रियोस्टैट का। रियोस्टैट क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करने में हेल्प करता है, जिसके कारण करंट का वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि वही चीज़ करंट को चेंज करने में हेल्प करता है, वोल्टेज को एडजस्ट करके। यहाँ पर जैसे ये जो वोल्ट मीटर है, ये एमीटर और बेस का अक्रॉस, एमीटर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर करके बताएगा। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और यहाँ जो वोल्ट मीटर होगा वो किसके लिए होगा, कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और बेस के लिए होगा। तो कलेक्टर बेस CB है ना, यहाँ पर CB, बुक में इसको बहुत क्लियर लिखा रहता है यार, इसलिए हम साफ साफ लिखना चाहते हैं CB, कलेक्टर बेस। CB मैंने कलेक्टर बेस, और यहाँ पर क्या है, एमीटर बेस है ना, VEB, एमीटर बेस, दिख रहा है ना, एमीटर बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज VEB, सारा बात लिख देते हैं, व्हाट इज VBE, वोल्टेज अक्रॉस, कौन सा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज अक्रॉस एमीटर एंड बेस। और ये कौन सा पार्ट में आएगा, इनपुट वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये वाला जो सर्किट का ब्रांच है वो किसके लिए है, सारे इनपुट के लिए, और ये वाला सर्किट का ब्रांच किसके लिए, सारा आउटपुट के लिए। हाँ, और इस तरफ जो वोल्टेज होगा, इस तरफ जो वोल्टेज है VCB, VCB का मतलब क्या है, वही वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। देख कॉमन बेस, इसलिए नाम है, देख कॉमन बेस, देख इसमें भी बेस आ रहा है, इसमें भी बेस आ रहा है, कॉमन बेस हुआ कि नहीं, इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट का रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कहीं पर कोई कठिनाई, कहीं पर कोई कष्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख, जो करंट का इक्वेशन था वो भी वैलिड होगा, IC आया, IB आया, दोनों जुड़ के IE दे दिया। ठीक है, ये इधर IE फ्लो कर रहा है, इधर IC। अच्छा, इधर वाला पार्ट जो है वो किसमें है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और यहाँ पर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, नेगेटिव किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो इधर फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ, इधर हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग, और इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ हो गया ये वाला पार्ट में, मतलब कि तरह पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव से, मतलब कलेक्टर जो है वो किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चल भाई, अब बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं, इसका थ्योरी लिखना, थ्योरी नहीं मतलब कि जो ग्राफ्स होता है उसको प्लॉट करते हैं। एक बार हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे, फिर एक बार आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इस सर्किट को ही समझ करके, इसी से थोड़ा एनालिसिस करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं, ये रियोस्टैट, उसका भी हम मतलब बताएंगे थोड़ी देर में कि इसको लगाने का क्या फायदा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। बाकी सारा मतलब तो क्लियर है ना, इधर से इनपुट देंगे, इधर से हम लोग जो भी साउंड, माइक्रोफोन से जो भी हम लोग साउंड भेजेंगे, और यहाँ से हमको वो साउंड सुनाई देगा एम्पलीफाई होकर के। उसी तरह से यूज़ करते हैं ना ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ना है ना, तो इधर से हम लोग साउंड भेजते हैं इनपुट, और यहाँ से वो साउंड एम्पलीफाई होकर आउटपुट हमको देता है, कुछ इस टाइप से, इसलिए इसको इनपुट कह रहे हैं, उसको आउटपुट कह रहे हैं। ठीक सर, और देख एमीटर इधर इनपुट की तरफ है, क्योंकि एमीटर के वजह से ही जो भी करंट यहाँ पर बन रहा है वो हो रहा है एमीटर की वजह से। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम को ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, कुछ नया नहीं किए। ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, तो यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है उस पर हम लोग आने वाले हैं। एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तभी से हम बता रहे हैं, और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हम लोग आएंगे इनपुट यानी कि इस पार्ट का जो ग्राफ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर हेडिंग डालना है आपको, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अभी हम लोग इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में सबसे पहला बात ये है ना कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए बनता है, सबसे पहले एमीटर के लिए बनता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये जो एमीटर है, जो है एमीटर करंट IE, उसके लिए बनता है। और इसको किसके लिए प्लॉट करते हैं, तो ये पहली बात तो ये एक फॉरवर्ड करंट है, पता होना चाहिए। ये जो IE है, इट इज़ अ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स तो नहीं ना है, नहीं सर, ये एक फॉरवर्ड करंट है। तो मतलब कि वही फॉरवर्ड वाला ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड करंट के लिए। लेकिन क्या है ना, फॉरवर्ड है तो इसलिए प्लस में बनेगा इसका ग्राफ, पॉजिटिव एक्सिस में। लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर जो एमीटर है ना, उसका करंट का हम लोग को मेजरमेंट लेना पड़ेगा। हम लोग ना एक्चुअली में एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर,
एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में अलग अलग मेजरमेंट्स लेते हैं, मतलब कि आपका अलग अलग वैल्यूज़ आई ई का। तो इधर हम लोग आई ई लेते हैं करंट ऑफ एमीटर मिली एम्पियर में, और इधर लेते हैं हम लोग वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज लेंगे वो कौन सा लेंगे आपको सोच के बताना है। यहाँ पर हम लोग एमीटर बेस का वोल्टेज का चेंज करने का बात करेंगे या फिर कलेक्टर बेस का वोल्टेज का चेंज करेंगे, तो उसका जवाब है एमीटर बेस का वोल्टेज का, क्योंकि एमीटर बेस वोल्टेज जो है उसी को चेंज करेंगे, उसी के। देख भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर जो हम बनाए थे यार, ये वाला डायग्राम याद है कि नहीं, ये वाला यहाँ पर जो एमीटर था, इस तरफ कौन था एमीटर, तो एमीटर यहाँ पर किससे कनेक्टेड था, नेगेटिव वाले से। तो ये वाला जो नेगेटिव वोल्टेज है ये हाई हुआ था, तब ना यहाँ पर ये जो लेयर है वो गायब हुआ था। तो मतलब ये समझ में आया यार कि ये जो लेयर है वो जब गायब होता है तब यहाँ पर ये करंट एमीटर करंट मिलता है। याद कर स्टार्टिंग में, क्या स्टार्टिंग में कोई एमीटर करंट था जो हम बनवाए थे जब स्टार्टिंग में आए थे एकदम अनबायस्ड कंडीशन में, उस समय तो कोई करंट नहीं था। एमीटर करंट तो बाद में आता है ना, कब, जब हम लोग इसको बाइसिंग करते हैं तब एमीटर का। तो इसलिए एमीटर करंट जो होता है स्टार्टिंग में वो 0 मिली एम्पियर होता है, उसके कुछ देर बाद फिर वो 0 मिली एम्पियर होता है। अचानक से एक वोल्टेज, अचानक से ना ये करंट का वैल्यू हमको लोग मिलता है 1 मिली एम्पियर। कम से कम कितना करंट मिलता है, 1 मिली एम्पियर। और ये मान ले कि यहाँ पर जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज है, अच्छा ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज ऑब्वियसली एमीटर बेस के अक्रॉस है, मतलब एमीटर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब जहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग किया हुआ है, ऑब्वियसली जहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग किया हुआ उधर ही का वोल्टेज है, मतलब एमीटर और बेस ये वाला वोल्टेज। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग वोल्टेज जैसे मान ले लगाएं 0.1 वोल्ट, कोई असर नहीं पड़ा, 0.2 वोल्ट कोई असर नहीं पड़ा, 0.6 वोल्ट लगाएं तो ये 1 मिली एम्पियर का करंट मिला। उसके बाद हम लोग फिर 0.7 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर वैसे ही 2 मिली एम्पियर का एंड सो ऑन, ये रीडिंग्स मिलते रहेगा हमको। लेकिन एक दिक्कत है, ये सारा रीडिंग्स हम लोग नोट किए, सारा चीज़ सक्सेसफुली किए, लेकिन जब हम लोग ये कर रहे थे, मतलब जो करंट ड्यू टू एमीटर को मेजर कर रहे थे, तो अच्छा ये मेजॉरिटी करंट है, ये सब भी क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग जब इसको मेजर कर रहे थे ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेजर करते वक्त एक्सपेरिमेंट में। हो क्या रहा था ना कि हमको पता है कि जो करंट ऑफ एमीटर होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। सर कौन सा, यहां पर अभी हम तभी से लिख रहे थे ना, ये वाला से लिखते हैं। करंट ड्यू टू एमीटर जो होता है वो करंट ड्यू टू बेस और करंट ड्यू टू कलेक्टर, ये दोनों से मिलके बनता है। तो मतलब अच्छा बेस को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बेस का करंट ना बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि भाई बेस तो कॉमन भी है पहली बात तो, और उसमें बहुत कम डोपिंग होता है, उसका कोई इतना खास रोल अदा नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो कलेक्टर का होता है, इंपॉर्टेंट रोल जो होता है कलेक्टर का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि एमीटर का करंट के बारे में हमको बात करना है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि इस पॉइंट पे ये जो एमीटर का करंट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कलेक्टर का भी करंट आ रहा है और एमीटर का भी, मतलब इस पॉइंट पे तीनों करंट मिल रहा है, कलेक्टर एमीटर बेस तीनों करंट यहाँ पर ऐसे मिलता है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर का करंट किसी तरीके से एमीटर का करंट को डिस्टर्ब ना करे। थोड़ा समझना भाई ठीक से, कलेक्टर का जो करंट है वो भी बढ़ता है कभी कभी, हम लोग जब इसको एडजस्ट करते हैं ना ये वाला वोल्टेज को, तो ये वोल्टेज भी अपने आप बढ़ता है, तो कलेक्टर का करंट अपने आप बढ़ जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा, कलेक्टर का करंट भी यहाँ पर आ जाएगा। हम ये बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा दे रहे हैं, हालांकि इसमें और डेप्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो भी अपने आप बढ़ने लगता है। हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अपने आप ये भी एडजस्ट होकर के और अपना वैल्यू को देने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एमीटर लगाए हैं, ताकि हम लोग क्या करें कि जो कलेक्टर करंट है उसका एक वैल्यू देख ले कि अच्छा कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर है, कितना है 5 मिली एम्पियर। तो हमको यहाँ पर मान ले भाई हम यहाँ देख लिए 5 मिली एम्पियर है। अब इसका रीडिंग अगर हम 6 मिली एम्पियर लिए हैं, किसका, एमीटर वाले का रीडिंग कितना लिए हैं, समझना भाई ध्यान से समझ, हम लोग लिए हैं 6 मिली एम्पियर और ये भाई कितना है 5 मिली एम्पियर। मान ले हम लोग ये वोल्टेज को बढ़ाएं और ये करंट बढ़ के हो गया मान ले 7 मिली एम्पियर। तो ये वाला ऐसा नहीं कि 6 हो जाना चाहिए, होता है ऐसा, ये 6 हो जाता है, ये क्यों बढ़ जाता है अपने आप, हम लोग तो इस वोल्टेज को चेंज किए, इसीलिए क्या कर देते हैं ना, ये जो वोल्टेज ये वाला हुआ होगा ये चेंज हुआ होगा तब ना ये करंट बढ़ा होगा कलेक्टर वाला। समझना भाई ध्यान से यहाँ पर बात, फिर से हम बताते हैं। हम लोग बार बार जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है उसको चेंज करते हैं और एक सर्टेन वोल्टेज आता है 0.6 वोल्ट, जिसको हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज, जिस पे अचानक से हम लोग को कौन सा करंट मिलता है, करंट ड्यू टू एमीटर 1 मिली एम्पियर, ये सब बताया हुआ ना। जो जंक्शन होता है एमीटर का, जो जंक्शन होता है एमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन होता है वो पतला पतला होते 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 अचानक से क्या होता है कि वो गायब हो जाता है। यहाँ पर याद करना भाई कि ये जो एमीटर था और ये जो कलेक्टर था उसके बीच में एक जंक्शन था ना, तो ये जो जंक्शन लेयर है बैरियर पोटेंशियल, ये कम होते होते 0 हुआ था, तब ना ये कलेक्टर करंट मिला था। इसलिए स्टार्टिंग से हम रिवाइज करवाएं, स्टार्टिंग में कलेक्टर करंट नहीं था भाई, हम लोग का जब वो लेयर खत्म हुआ तब जाकर के ये कलेक्टर करंट आना, सॉरी एमीटर करंट आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में तो कोई एमीटर का करंट नहीं था, कुछ देर बाद ये एमीटर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में तो वो लेयर खत्म होता है। हाँ, तो वही बात हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं ना, IE is 0
एट द इनिशियल अप्लाइड वोल्टेज, मतलब इनिशियल अप्लाइड वोल्टेज समझ रहे हैं ना किसको बोल रहे हैं? इनिशियली अप्लाइड मतलब इनिशियली जब ये जो VEB है उसको अप्लाई करते हैं 0.1 तो कोई करंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये वोल्टेज खर्च हो जाता है उस लेयर को खत्म करने में। अभी समझ गया होगा। तो करंट ड्यू टू एमीटर इज जीरो एट इज जीरो इनिशियली बिकॉज, मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है, बिकॉज द जंक्शन अक्रॉस कलेक्टर नहीं, बेस एंड एमीटर के बीच में एक जंक्शन होता है ना जो कि बाद में खत्म हो जाता है। ये सब हम बता चुके हैं, पीछे जाके फिर से देख। बेस एंड एमीटर इज नॉट वैनिस्ड नहीं होता है ना। आफ्टर द जंक्शन वैनिश, जैसे ही जंक्शन खत्म हो जाता है तो नी वोल्टेज पे हमको वो करंट मिलता है। ठीक है, वो समझ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं, पता है वो बात। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोग जब IE का रीडिंग्स लेते हैं, IE को 7 मिली एम्पियर की है, ये वाले वोल्टेज को चेंज करके, तो अचानक से ये भी वोल्टेज अपने आप चेंज होता है, और ये वोल्टेज चेंज होकर के ये 6 मिली एम्पियर हो जाता है। मतलब ये कलेक्टर करंट भी बढ़ता है, और इससे तो डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा रीडिंग डिस्टर्ब कैसे होगा? क्योंकि कलेक्टर का करंट भी यहाँ पर आता है और यहाँ पर तीनों का करंट मिलता है। तो ऐसा ना हो जाए कि जो कलेक्टर का करंट है वो भी कुछ एमीटर का करंट में इंक्लूड हो जाए। हालांकि होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू ना बढ़े, सिर्फ कलेक्टर का करंट में अपने आप ऑटोमेटिक चेंज है। इसको चेंज करने से खाली एमीटर का करंट चेंज हो, कलेक्टर का करंट पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रीडिंग को मेरा खराब कर देगा। हो सकता है कि यहाँ पर हम रीडिंग जो नोट डाउन करें इसमें कुछ कलेक्टर का भी करंट इंक्लूड, गड़बड़ हो जाएगा बात मेरा। अब बहुत लोग ये बोलेगा कि सर ये लिखा हुआ है IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, तो हम चाह रहे हैं ना कि ये करंट में चेंजेस आए, किसके वजह से? ये वोल्टेज को चेंज करने की वजह से। इसका वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कलेक्टर का करंट भी अपने आप चेंज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक यहाँ पर ऐसे रियोस्टेट लगा देते हैं। ये रियोस्टेट क्या करता है, अगर ये करंट हाई हुआ है तो इस करंट को लो करने में हेल्प करता है। या तो ऐसा करता है ये रियोस्टेट, ये अगर बढ़ गया है तो 5 था ना पहले, तो उसको घटा के वापस 5 कर देंगे, फिर ये बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर इसको 5 कर देंगे। इसलिए यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए, वेरिएबल रियोस्टेट, ताकि ये वाला जो कलेक्टर करंट है उसको हम कांस्टेंट रख सके। ठीक है, तो कलेक्टर करंट को मेरा हमेशा मकसद रहेगा कांस्टेंट रखने का। कैसे कांस्टेंट रखना है? VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है उसको कांस्टेंट रख के। तो ये सारा जो रीडिंग लिया गया है वो एक चीज़ को लेके मान के लेके गया है कि यहाँ पर हम हटाते हैं, पहले इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एकदम साफ साफ, VCB को हमको हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट। तब जा करके ही मेरा ये सारा रीडिंग सक्सेसफुल होगा और एक बढ़िया ग्राफ हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक बार ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। इस तरफ हम लोग ले रहे हैं जो करंट, वो ले रहे हैं करंट मिल किसका? एमीटर का, ऑब्वियसली एमीटर का करंट इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पर करंट का वैल्यू मान लेते हैं, इस जगह पे 1 मिली एम्पियर होगा, यहाँ पर कितना होगा? 2 मिली एम्पियर है ना, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सब बढ़ेगा करंट, और इस तरफ है वोल्टेज अक्रॉस वही वाला एमीटर बेस वोल्टेज इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से हम लोग को मान ले कि यहाँ पर 0.6 वोल्ट होगा, तो ये 0.6 वोल्ट पे अचानक से हमको एक करंट मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ जाता है ना, और यहाँ पर जो वोल्टेज है इसी को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। थोड़ा सा ये ग्राफ कर्व भी होता है, ठीक है, हल्का कर्व भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं ना, ये ग्राफ कैसे प्लॉट किए हैं? VEB को हम लोग क्या रखे हैं? VEB को वेरिएबल रखे हैं, VCB को क्या रखे हैं? कांस्टेंट। कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखें। अगर इसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो फिर ग्राफ, फिर रीडिंग में डिस्टर्बेंस होता। रीडिंग में इसलिए डिस्टर्बेंस क्योंकि ये चेंज होने लगता, गड़बड़ हो जाता। फिर ऐसा नहीं होता कि इसको चेंज करके हम फिर ये नहीं कह सकते थे कि इसको बदलने से ये मिला, इसको बदलने से ये मिला। हम तब तक कह सकते हैं जब तक हम इसको क्या रखें? कांस्टेंट। ये वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर VCB मतलब कि कलेक्टर बेस वोल्टेज को रखते हैं कांस्टेंट, मतलब कलेक्टर का करंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होने देते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा एक और चीज़ है कि हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो VEB है उसको यहाँ पर भी हम लोग मिल सकता है, यहाँ पर भी हम लोग को एक वैल्यू मिल सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर वही कंडीशन है कि जो VCB है उसको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रख के हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो 2 ऐसे ग्राफ्स बनाए रहता है, आप चाहें तो एक भी बना ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं 0.6 पे हम लोग को एक करंट मिला, फॉरवर्ड करंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं करंट इन द एमीटर। एमीटर का करंट 0.6 मतलब कुछ देर बाद क्यों मिलता है? रीज़न उसका हम बता दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एमीटर का वोल्टेज होता है, जो हम लोग एमीटर के अक्रॉस जो VEB वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग वाला जो वोल्टेज दिए हैं, ये वाला जो फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज दिए हैं, ये कोशिश करता है पहले जंक्शन लेयर को, एमीटर और कलेक्टर यहाँ लिख दिए हैं, एमीटर और बेस के बीच, एमीटर और कलेक्टर नहीं, एमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है उसको खत्म करने में पहले कुछ वोल्टेज समय लगाता है, इसलिए कुछ देर बाद हमको जाकर के ये करंट मिलता है। क्लियर है एकदम? कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो इसका इनपुट वाला समझ में आ गया। अब आउटपुट सर्किट के लिए बात करेंगे, उसको आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट के लिए भी एक ग्राफ बनता है क्योंकि आउटपुट में भी एक रिवर्स करंट तो फ्लो हो रहा है ना। एक बात पहले क्लियर होना चाहिए, जो आईसी है वो एक रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बन रहा है। ये सब बात क्लियर होना चाहिए। जो रिवर्स करंट है मतलब जो आईसी है वो आईसी करंट किसकी वजह से बन रहा है, माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी। और जो आईई करंट है, आईई नहीं कहना चाहिए, हाँ आईई करंट जो है वो किसकी वजह से बन रहा है, मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से बन रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पर ये जो आईसी होगा इसको हम लोग नेगेटिव करंट बोल सकते हैं क्योंकि उल्टा है, और ये पॉजिटिव करंट। नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी की वजह से, ये मेजॉरिटी की वजह से। तो ये आईई का बात था सारा। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो अब आईसी के बारे में बात करेंगे। और आईसी जो है वो कैसे चेंज होता है, इस वोल्टेज को चेंज करने से। रियोस्टैट क्यों लगाए थे, समझ में आया ना। अब हम क्या करने वाले, अब क्या आउटपुट में क्या होता है अब हम वो बता रहे हैं। अब ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है इसका अब इसको हम कुछ नहीं स्टडी, हम सिर्फ आउटपुट का स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आउटपुट का स्टडी करना है तो इनपुट वाले टर्म्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो कलेक्टर बेस और कलेक्टर का, अगर हम कलेक्टर ही यहाँ पर आउटपुट वाला पार्ट है ना, बेस तो कॉमन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस तो बेचारा कॉमन है। तो हम लोग बात करना चाहते हैं अब आउटपुट में हम लोग जब भी बात करेंगे तो कलेक्टर करंट का बात करेंगे और कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का बात करेंगे। तो कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं। तो अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना कि वीईबी को चेंज कर करके अलग अलग वैल्यू देख रहे थे आईई का, वैसे ही हम लोग अब जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं तो वीसीबी मतलब कलेक्टर बेस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है उसको चेंज कर करके अलग अलग वैल्यूज देखते हैं आईसी का, आईसी का अलग अलग वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे आईसी का अलग अलग वैल्यूज हम लोग को मिलेगा। लेकिन आईसी जो होता है ना वो लगातार बढ़ते नहीं जाता है, क्योंकि आईसी एक माइनॉरिटी करंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, आईसी करंट जो है उसको हम मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो आईसी करंट है, करंट इन द कलेक्टर, वो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से बनता है, और माइनॉरिटी चार्जेस का अमाउंट तो थोड़ा कम होता है। तो हम लोग इस वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं ना तो ये आईसी का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन बढ़ के तुरंत कॉन्स्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है कि आईसी करंट जो बनता है वो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बनता है, और माइनॉरिटी चार्जेस तो अमाउंट में बहुत कम होता है, कम है उतना उनका खपत होता है माइनॉरिटी का। हम डायग्राम में भी दिखाए थे, डायग्राम में वो छोटा छोटा होल दिखा रहे थे ना, जो कि कह रहे थे कि देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ड्रैग करेगा, तो वो होल्स तो बहुत कम होता है ना, माइनॉरिटी में होता है। ये जो कलेक्टर है ये एन टाइप है, और एन टाइप में होल्स कम होता है, तो इसलिए यहां पर ये जो आईसी है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का होल से बन रहा है। ये सब क्लियर होना चाहिए, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का होल से ही ना ये आईसी बन रहा है। तो ये आईसी का अमाउंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट कहने का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे ये वोल्टेज को तो ये बढ़ेगा, लेकिन तुरंत जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। अब दिक्कत क्या होगा ना कि जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग इसको बदल रहे थे, इसको चेंज करने के लिए, तो ये अपने आप चेंज हो रहा था, फिर इसको हम लोग जबरदस्ती क्या कर दे रहे थे, कांस्टेंट। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो VEB है ये चेंज होगा, और ये चेंज होने की वजह से रीडिंग में डिस्टर्बेंस करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट। मतलब VEB को, या फिर ये कह ले कि IE को कांस्टेंट कर देंगे। करंट इन द एमीटर जो है उसको कांस्टेंट करेंगे। कैसे कांस्टेंट करेंगे, अगर IE का वैल्यू बढ़ने का कोशिश करेगा तो ये जो रियोस्टैट है, अच्छा ये IE को कांस्टेंट करेंगे, ये हम देखेंगे कैसे, एमीटर से। एमीटर से देखेंगे कि इसका वैल्यू 7 मिली एम्पियर है, तो इसको हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर ये बढ़ता भी है तो 7 मिली एम्पियर पे इसको वापस ले आए। तो हम लोग अगर ये IE बढ़ेगा भी, मान ले इसको चेंज करेंगे तो ये तो चेंज होगा ही, लेकिन ये भी चेंज होने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट कैसे करते हैं, ये जो भी बढ़ा है उसको उसमें हम लोग वापस इसमें डिक्रीमेंट कर देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर हम पहले लिख देते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में, सेम वही बात है सारा, है ना। समझ में आया मेरी बात, हम क्या बोले सारा बात, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजिंग कहाँ है, बहुत सिंपल है भाई, सिंपल है। बस दिक्कत ये था यार, इसको चेंज करने से ये चेंज हो रहा था उस वक्त। अभी जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो ये वाला चेंज, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में तो हम आईसी का बात करना चाहते हैं, तो ये वाला चेंज होने की वजह से इसको जब चेंज कर रहे हैं ये वाले वोल्टेज को, तो ये वाले वोल्टेज को चेंज करने से ये चेंज हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको कांस्टेंट करना है। और इसको कांस्टेंट करने का मतलब है हम IE को कांस्टेंट रखने का बात कर रहे हैं, क्योंकि IE तो वही चीज़ है जो IC को डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये IC ऑटोमेटिक घूम के कहीं यहाँ पर पहुँचने वाला है, यहाँ पर तीनों का मिलन होने वाला है। तो IC जो है वो हम खाली IC को देखना चाहते हैं, आउटपुट का सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, मतलब आउटपुट का स्टडी करना चाहते हैं। तो इनपुट वाला सारा फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आउटपुट के बारे क्लियरली हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हम लोग जो प्लॉट करते हैं उसमें पहले बात क्या है कि एज वी चेंज, हम लोग किसको चेंज करेंगे, एज वी चेंज। यहाँ पर एक काम करते हैं ना यार कि हम इस तरफ लिखते नहीं हैं, इस तरफ हम बात जो है आउटपुट का वो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो बात है आउटपुट का वो लिख देते हैं। एज वी चेंज वी सी बी देन आई सी चेंजेस, है ना। एज वी चेंज वी सी बी देन आई सी चेंजेस, तो आई सी का हम लोग का वैल्यू मिलता है, आई सी चेंज करता है। एंड आपका जो ये वाला है कौन सा, वी ई बी, या ऐसा कह ले आई ई ऑल्सो चेंजेस, आई ई ऑल्सो चेंजेस। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कांस्टेंट बनाएंगे। सो वी मेक आई ई कांस्टेंट, आई ई कांस्टेंट है ना, आई ई कांस्टेंट बाई विथ बाई वीबीबी। वीबीबी में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसके हेल्प से ये आई ई को चेंज हो जाता है। ये रेजिस्टेंस के ही हेल्प से ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वही ना उस रिस्पॉन्सिबल है इस आई ई को चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल था आई सी को चेंज करने के लिए। ठीक है, किसी का मैसेज आया है, क्या आया है? तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई, कहीं पर डाउट तो नहीं ना है इसमें। हम यहाँ पर लिखें कि जब हम लोग वी सी बी को चेंज करते हैं, वी सी बी को चेंज करते हैं तो मेरा जो ये है आई सी वो चेंज होता है और उसके साथ साथ आई ई भी चेंज होने लगता है, तो आई ई को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, पता है हम लोग आई ई का ना अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आई सी देखेंगे, आई ई का अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू पे अलग अलग आई सी देखेंगे। सर क्या मतलब इसका, आइए समझते हैं, ग्राफ से समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसका जो ग्राफ है ना ये उल्टा एक्सिस में प्लॉट होगा। उल्टा एक्सिस समझ रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव करंट है इस तरफ। याद होगा कि मैथ्स में नेगेटिव एक्सिस होता है, तो हम उल्टा एक्सिस में क्यों प्लॉट कर रहे हैं उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आईसी है ये रिवर्स करंट होता है और रिवर्स करंट को हम लोग हमेशा नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करते हैं, इसीलिए जो आईसी का ग्राफ है ना उसको नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करेंगे। इस तरफ जो हम वोल्टेज ले रहे हैं ये हम वोल्टेज ले रहे हैं वीसीबी और इस तरफ हम ले रहे हैं आईसी, आईसी करंट इस तरफ रिवर्स में और इस रिवर्स करंट, क्योंकि इसलिए रिवर्स एक्सिस में इसको प्लॉट कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव करंट है ना इसलिए। तो यहाँ पर होगा क्या ना कि हमको यहाँ पर एक मतलब आईसी का जो है ना वैल्यू मिलता है इस वाले वोल्टेज पे। ठीक है, ऐसे करके एक वैल्यू मिलता है। और तेरे को ये बात पता होगा कि जो मतलब जो आईसी करंट होता है वो बढ़ता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो मतलब ये देखिए आईसी बढ़ा ये कांस्टेंट हो गया। गलत ग्राफ हम गलती से पीछे बना दिए थे, आईसी बढ़ता है, माफ़ कर देना भाई, माफ़ कर देना। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ये जो वोल्टेज है वीसीबी उसको बढ़ाते हैं, आईसी बढ़ता है, ये बढ़ते कांस्टेंट। फिर से समझना, हम लोग ये वीसीबी को बढ़ाएं तो ये आईसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आईसी यहाँ से स्टार्ट हुआ, देख भाई यहाँ पर तो दोनों जीरो है, ऑरिजिन है। यहाँ पर हम लोग वीसीबी को बढ़ा रहे आईसी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग वीसीबी को बढ़ा रहे तो आईसी भी बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर ये बात देखिए कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट किसको रखें, ध्यान देने वाला बात है, आई को हम लोग यहाँ पर कितना रखें, कांस्टेंट रखें। मान लेते हैं इसको 5 मिली एम्पियर पे सेट कर दिए, कांस्टेंट रख दिए इसको, आई को कांस्टेंट रखें 5 मिली एम्पियर पे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको चेंज करते हैं और हम लोग अब डिफरेंट वैल्यू पे इसको प्लॉट करते हैं, बढ़ाते डिफरेंट वैल्यू पे मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा ये। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, बताते हैं अभी फिर से। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, चल इस तरफ लिख देते हैं। ये यहाँ पर हम लोग आई बी को क्या रखें, कांस्टेंट। इस वाले ग्राफ में आई ई का वैल्यू कितना है, 5 मिली एम्पियर। अभी यहाँ पर फिर से आई ई को हम लोग बढ़ाए होंगे और आई ई को लिए हैं 10 मिली एम्पियर। तो तू ध्यान से देखना भाई, अलग अलग आई ई का यानी कि आई ई मतलब कलेक्टर करंट को इसमें हम लोग कांस्टेंट रखें, 10 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिए हैं, लेकिन उस पर जो आई सी है उसका वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। देख यहाँ पर आई सी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आई सी थोड़ा कम मिल रहा था। अभी हम लोग और ग्राफ को आगे लेके जाएंगे तो एक और हमको वैल्यू मिल सकता है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर फिर हम लोग आई ई को बढ़ाए होंगे और आई ई को बढ़ा करके कर दिए होंगे 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर पे इसको कांस्टेंट किया, तो यहाँ पर हमको एक और क्या किसका वैल्यू मिला, आईसी का वैल्यू मिला। तो यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज पे, लेकिन देख ये सैचुरेट हो जाता है। तेरे को पता है ना ये आईसी ऐसे सैचुरेट क्यों हो जा रहा है, कांस्टेंट क्यों हो जा रहा है, लेकिन वैसा
पीछे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था उसमें वैसा नहीं था, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बाइसिंग था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से आईसी का कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू रहता है, फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये माइनॉरिटी करंट होता है, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज होता है। तो ये वोल्टेज वीसीबी को बढ़ाने से, ये जो वोल्टेज वीसीबी है उसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तो बढ़ाने की वजह से ये जो आईसी है ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन एक टर्म पे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये ग्राफ फील हुआ भाई कि कहीं पर डाउट है इस ग्राफ में? कहीं के पर भी कोई डाउट तकलीफ कुछ भी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आईसी का अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है, समझना भाई। ये यहाँ पर ये आईसी का अलग हमको रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पर आईसी का ये एक अलग ग्राफ हुआ, ये एक अलग ग्राफ हुआ, ये एक अलग ग्राफ हुआ, तीन अलग अलग ग्राफ प्लॉट किए हैं एक ही के अंदर। यहाँ और तीनों में ये जो आई है वो उसको कॉन्स्टेंट रखें। देख भाई सुनना, हम क्या करें, देख ध्यान से देख। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं वीसीबी को, ठीक है, वीसीबी को बढ़ाते हैं, तो वीसीबी को बढ़ाने से आईसी का वैल्यू बढ़ता है, उसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आईई को हमको पूरे समय क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, क्योंकि आईई का जो करंट है वो रीडिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। अब देख यहाँ पर जो आईई है उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आईसी का वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तब ना, इसको ज़्यादा पे कांस्टेंट रखे हैं। मतलब ये आईई का अलग अलग वैल्यू पे उसको हमको कांस्टेंट रखना है। जैसे ये हमेशा 10 मिली एम्पियर रहेगा, ऐसा नहीं कि जब हम ये आईसी जब बढ़ रहा होगा तो आईई भी बढ़ेगा। आईई को हम लोग कांस्टेंट कर दिए 10 मिली एम्पियर पर, तब ये ग्राफ प्लॉट किए। ये बार बार दिखाना क्यों पड़ रहा है आईई कितना है, हमको तो आईसी और वीसीबी का ग्राफ बनाना है, तो बार बार आईई को क्यों दिखा रहे कि कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है। रीजन ये है कि हमको ये बात क्लियर रखना पड़ेगा कि मेरा जो रीडिंग है उसमें आईई करंट डिस्टर्ब होता है, क्योंकि डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए कि आईई का वैल्यू अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए ये रियोस्टैट के हेल्प से जितना इसका वैल्यू बढ़ा है उसको वापस घटा के उतना ही कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मेंशन किए हैं हर ग्राफ में कि आईई को कांस्टेंट रख के तब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट किए हैं। और ये तीन अलग अलग वैल्यू है ना आईसी का, ये आईसी का एक डिफरेंट वोल्टेज पे वैल्यू है, ये डिफरेंट वोल्टेज पे, ये डिफरेंट वोल्टेज, ऐसा बोले कि डिफरेंट डिफरेंट आई पे डिफरेंट डिफरेंट आईसी का वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखिए वोल्टेज अलग अलग लगाए हैं ना, यहाँ एक अलग वोल्टेज पे मिला है हमको, यहाँ पर एक अलग वोल्टेज पे, यहाँ पर एक, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। क्योंकि आईसी जो है हो सकता है किसी में ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हो, किसी में ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज हो, तो ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज रहेगा तो आईसी ज़्यादा बनेगा। लेकिन हर कोई में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, अभी समझ में आया होगा, हर कोई में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज रहेगा, तो हर कोई का जो आईसी बनेगा वो बढ़ेगा लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हर एक मतलब इस टाइप का जो सीबी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसमें आईसी बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख आईसी बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, तो इसमें और कम, इस वाले ग्राफ में, ये वाला जो जिसका भी ग्राफ है ये, उसमें कम माइनॉरिटी चार्ज होगा, इसलिए उसका आईसी थोड़ा कम बढ़ पाया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। फिर तो वीसीबी को बढ़ाते जा, आईसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो वीसीबी है वो आईसी जो है वो वीसीबी पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम देर के लिए। अरे वीसीबी कर क्या रहा है यार? वीसीबी को बढ़ाने का मतलब क्या है? वीसीबी को बढ़ाने का मतलब है कि आईसी जो बन रहा है ना, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बन रहा है। वीसीबी को बढ़ाने का मतलब है कि और ज़्यादा माइनॉरिटी चार्जेस को जनरेट करना। लेकिन हमको पता है माइनॉरिटी चार्जेस तो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दे, सारा माइनॉरिटी चार्ज तो फ्लो कर ही रहा है ऑलरेडी सर्किट में। यहाँ पर जो आईसी है वो ऑलरेडी फ्लो कर ही रहा है और माइनॉरिटी चार्ज है ही नहीं है, तो कहाँ से और आईसी बढ़ेगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दे फिर हम आईसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा आफ्टर व्हेन इट गेट्स सैचुरेटेड। तो ये वाला ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ उस आईसी का होगा, मतलब उस कलेक्टर करंट का होगा जिसमें थोड़ा ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज होगा। इस वाले में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज होगा, इसलिए देखिए इसमें जो एमीटर करंट है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब डिफरेंट वैल्यू पे इसको कांस्टेंट किया। ये ग्राफ समझ में आया? आउटपुट वाला इनपुट वाला क्लियर है? ठीक। अब तेरे को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो एकदम 100% पूछना भाई, है ना। इसमें हम थोड़ा बढ़िया टाइम देके ही इसको हम बनाए हैं वीडियो, देख लेना भाई। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए 12 बजने वाला गाइस। अब थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।